सबसे पहले फिरोज जी आपसे शुरुआत करते हैं। बयान को 48 घंटे से ऊपर हो गए और अब ये कांग्रेस के नेताओं से निकलकर विपक्ष के और नेता भी बोल रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। राजकुमार राउत बांसवाड़ा भीलवाड़ा में बोल रहे थे और बोले जो बांग्लादेश में हुआ है ऐसा यहां भी हो सकता है। लाइन और शब्द कमोबेश वो कहते नहीं है, बात वही कर रहे हैं। दरअसल आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ही बांग्लादेश में मूवमेंट शुरू हुआ था, जबकि जनवरी 2024 में यह सरकार 80% वोट से ज्यादा जीतकर 80-90 के बीच में आई थी और हालात ये हो गए। तो आप दूसरे के यहाँ क्या है और यहाँ पर इंडिया में हालात दूसरे हैं ऐसे, और उसको एकदम कंपेयर कर देना, ये क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यों विपक्ष के नेता इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, मामला जहां तक है इस बयान का, जी मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा श्रीलंका प्रकरण पर जी, और इसी से मिलते जुलते शब्दों के बयान आए थे, लेकिन उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? सीधी सी बात है कि सत्ता में जो दल है उसके लिए सुटेबल मुद्दा बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका नहीं हो सकता था। क्योंकि उस वक्त भी आपको याद होगा कि जो कुछ हो रहा है, जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरह आवाजें दबाई जा रही हैं, ये विस्फोटक हो सकता है। शब्दों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस आशय के बयान आते रहे। आज बांग्लादेश के विषय में ऐसे बयान आए तो उस पर इतना तीखी प्रतिक्रिया और इस ढंग का व्यवहार मेरे समझ से पर। रही बात सलमान खुर्शीद की, वो इस तरह के बयान देते रहे हैं। क्यों देते रहे हैं ये भी राजनीतिक विश्लेषक मुझसे बेहतर जानते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें वो अपने लिए शायद उपयुक्त जगह नहीं पा रहे और अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में वो कोई ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर नहीं गिने जा रहे हैं जहां उनकी राय हर मामले में ली जाए। तो वो प्रासंगिक बने रहने के लिए बयान दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस से प्रासंगिक बने रहने के लिए भी ये बयान नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा आप हट के देखें तो परसों एक चुनाव हो रहा है इसी राजधानी में। जी जी जी, इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के से जुड़े एक व्यक्ति उसी पद के दावेदार हैं और उसी पद के दावेदार जो है जी वो इंडियन सलमान इस्लामिक खुर्शीद सेंटर भी का, है। इंडियन इस्लामिक और सेंटर का। क्योंकि अब उसमें शब्द इस्लामिक जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा तो इमोशंस को उभारने की जरूरत पड़ रही सकती है। और सलमान खुर्शीद को ये अच्छी तरह से मालूम है कि वहां 2054 मतदाताओं में केवल 280 जो है वो गैर मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका ये इमोशनल बयान उनके भविष्य के लिए शायद कुछ संबल बन जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जहां तक मुझे ज्ञात है, जब तक जो जाने वाले अध्यक्ष हैं ये कई लोगों को पराजित कर चुके हैं, जिसमें कद्दावर आरिफ मोहम्मद खान से लेकर सलमान खुर्शीद तक शामिल हैं, लेकिन अब उनकी नामौजूदगी में अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं शायद सलमान खुर्शीद। मगर फिरोज जी मुझे थोड़ा आपसे समझना है और आप पूरा टाइम लीजिए। मैं मान लेता हूं कि इंडियन इस्लामिक सेंटर में है, मैं आपकी इस बात से भी मतलब समर्थन कर देता हूं कि वो प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं अपनी। मुझे ये वो लर्नेड एडवोकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबसे पुराने राजनीतिक परिवारों में से हैं। भाई नाना उनके राष्ट्रपति रहे, पिताजी उनके राज्यपाल रहे, तो ये तो नहीं है कि उनको राजनीति में
समझने के लिए इसलिए आना पड़ा। और मुझे नहीं लगता, किताबें भी उन्होंने शायद दर्जन भर से ज़्यादा लिख दी हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, फर्रुखाबाद से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने को जब इंटेलेक्चुअल साबित करते हैं ना, उस चक्कर में मात खाते हैं। इस बात को वो बांग्लादेश से जोड़कर ना कहते तो शायद बीजेपी को दिक्कत ज्यादा होती। नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर वो बांग्लादेश से जोड़कर न कहते तो तो मेरी भी राष्ट्रीयता जगेगी, शायद कैश भी नहीं करा सकते थे। फिर वही मेरी ये समझ में नहीं आता, मतलब इतनी छोटी सी बात किसी को भी समझ में आ जाएगी जो ग्रेजुएट होगा कि मैं ऐसी बात बोलूंगा इसका रिपरकशन होगा, और उनकी एक नहीं कई बात का हुआ है, फिर भी वो बोलते हैं। देखिए, जहां तक राजनीति और विवादास्पद बयानों का सवाल है, तो वो बयान जो है वो दोहरे मापदंड पे हमेशा से नापे जाते रहे हैं। किसी का बयान जो है वो बिल्कुल इतना होता है कि पार्टी पल्ला झाड़ लेती है, पर्याप्त समझती है, मगर और मैं किसी सवाल के बयान को सबसे पहले झाड़ने के कांग्रेस बाद बोल क्यों नहीं रही है? कांग्रेस इस पे बोल क्यों नहीं रही है? कांग्रेस इस पे बोल क्यों नहीं रही? कांग्रेस संभवतः, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए नहीं कह सकता, आप राजनीति बहुत अच्छा समझते हैं, आपका एक लंबा कैरियर है, ये छोटे में बड़ी बात होगी। और अधिक तूल देना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस इस समय जिस तरह की सियासत कर रही है, खासतौर से दलित पीड़ित वर्गों के सवाल जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, ऐसे में ये एक धार्मिक बिंदु पर किसी भी कंट्रोवर्सी में इसका जवाब मैं संदीप चौधरी जी से ले लेता हूं। इसका जवाब मैं संदीप चौधरी जी से ले लेता हूं। संदीप जी, आप उनके बयान का किस तरीके से देखते हैं? मैं समर्थन या विरोध में नहीं पूछता, मैं आपसे ये पूछता हूं, आप वो जो कुछ कहना चाह रहे थे, क्या वो गलत कह गए या सोची समझी समझ के साथ कहा? आपकी समझ क्या कहती है? पुष्कर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पुष्कर जी, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद का ये स्टेटमेंट आया है, पहली बात तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की चीजें हमें कहनी नहीं चाहिए, और कहने के तरीके बहुत होते हैं। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं, किसी भी देश में कभी भी कोई भी स्थिति आ सकती है। आप रसिया यूक्रेन को देख लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, आपने और भी बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी स्थिति देखी है, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज अब कर रही है, डाउन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो कम से कम उसके उन नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समझनी चाहिए कि हम बुरे दौर से गुजर रहे थे, आज हम वापसी कर रहे हैं। आप विदेश मंत्री तक रह चुके हैं और आप कांग्रेस को फिर से डुबाना चाहते हैं। पहली बात तो आपको बचना चाहिए, जहां भी इस तरीके की चीजें आती है, खासकर जो हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत सोच समझ के उस पर बयान देना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने दिखाया, सलमान खुर्शीद का एक इतिहास है इस तरीके के बयान देना और मीडिया कवरेज लेना, लेकिन ये नेगेटिव जो मीडिया कवरेज होते हैं, ये आपके साथ साथ पार्टी की भी इमेज को डाउन करते हैं, और इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं वो एक कांग्रेसी नेता, अगर यही कोई और नेता कहता या कोई इनका अलायंस का आदमी ये बात कह देता कि मुझे तो ये डर है कि भाई जो चीज वहां हो रही है, हमारे यहाँ भी बेरोजगारी बहुत है, मुझे डर है कि यहाँ के छात्र ना सड़कों पर उतर जाए, क्योंकि वीपी संघ के टाइम पे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ भी छात्र सड़कों पर उतरे, बहुत बुरा हाल देखा है, कितने बच्चों ने, आपको याद होगा, आत्मदाह भी किया था। बिल्कुल, तो चीजें कहने का और करने का तरीका होता है, मुझे लगता है इनका तरीका ठीक नहीं था। तरीके पे सवाल उठ रहे हैं। बिलाल जी, क्या कहेंगे आप कि सलमान खुर्शीद ने एक बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है, अच्छा उनको फर्क पड़ता नहीं है कि उनकी क्या मजम्मत हो रही है, क्यों हो रही है, उन्होंने जो कह दिया कह दिया? देखिए, वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, देश के देश मंत्री भी रहे हैं, बहुत बड़े भी हैं, कानून मंत्री, और इस वक्त इंडियन इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। देखिए, उनकी जो बात है वो हल्के में नहीं ली जा सकती,
कुछ सोच समझ के या किस तरीके से कहा गया है वो तो उन्हें ही पता है। बट वो चीज़ बोलने में और कहने में फ़र्क महसूस करा गया, लेकिन उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी है। इस तरीके से किसानों का मामला पूरे देश ने देखा, किसान रोडों पर थे। स्टूडेंट अपना जिस तरीके से जामिया के अंदर लाठी चलाई गई थी स्टूडेंट के ऊपर, शाहीन बाग आंदोलन हुआ, रोडों पे लोग थे। और जिस तरीके से जामिया के अंदर लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, डीयू के अंदर, जेएनयू के अंदर आपने देखा, एएमयू के अंदर नहीं तो स्टूडेंट क्या ने अपनी आवाज़ उठाई। इंस्टिगेट, एक लेकिन मिनट बिलाल जी, तो क्या आप इंस्टिगेट करेंगे इन सब बातों को? यहां तो लोकतंत्र है ना। अगर किसानों की बात होती है तो खुद तानाशाही प्रधानमंत्री चलेगी बाहर देखिए। आए और निकल के उन्होंने कहा कि मैं शायद समझाने में नाकाम रहा, मैं तीनों बिल वापस लेता हूं। देखिए, यही तो लोकतंत्र खूबी तो है बांग्लादेश के अंदर भी था। इस ऐसा हैं? तो नहीं था बिना लोकतंत्र के चल रहा है बांग्लादेश। लोकतंत्र तो वहाँ भी था। लेकिन जब जनता जनार्दन होती है, पूरे देश मैं की आता हूं जो जरा एक जनता है आलोक वो पांडे एकजुट जी हो से इस जाती पर ले लूं, फिर आप और है। आलोक पांडे जी से मैं समझूंगा, क्योंकि आप दो लोग बिल्कुल अलग अलग। मैं पहले आलोक पांडे जी से भी जान लूं कि उनकी क्या राय है सलमान खुर्शीद के बयान पे। पुष्कर जी, क्या बताएं, सलमान खुर्शीद भाई का तो मतलब मैं कुछ कहूंगा तो विवादित हो जाएगा, लेकिन मैं सोच समझ कह रहा हूं, उनका राजनीतिक डीएनए गड़बड़ है, पॉलिटिकल डीएनए गड़बड़ है, करप्ट हो गया है उनका पॉलिटिकल डीएनए। अब आप सोचिए, आपके पड़ोस में आग लगी है, दुनिया में कोई इस्लामिक देश है जिससे हम कह सकते हैं कि वहां डेमोक्रेसी बढ़िया तरीके से फल फूल रही है? कोई एक बता दे बढ़िया तरीके से जहां कभी सैन्य विद्रोह ना हुआ हो। एक 55-57 जितने भी हैं उनमें कहीं एक जगह है जहां सैन्य विद्रोह एक बार भी ना हुआ हो। तो इसलिए इस्लामिक राष्ट्रों में डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं, और बांग्लादेश में तो कितने बार विद्रोह हो चुका है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत का संविधान, भारत का इलेक्शन कमीशन उसी तरह से करप्ट है, उसी तरह से गड़बड़ है जैसे बांग्लादेश में? आप अंतरराष्ट्रीय टूल की साजिश का शिकार लगते हैं सलमान खुर्शीद। ये इंटरनेशनल टूल है जो अमेरिका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर और भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में भी संविधान खतरे में, बांग्लादेश में भी संविधान खतरे में, और भारत में भी संविधान खतरे में। अगर संविधान खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें कैसे आई? तो इसलिए जब ये ऐसे लोग जब ये बोलते हैं तो देश की डेमोक्रेसी को, देश के 140 करोड़ लोगों को, देश की सेना को अपमानित करते हैं। दूसरी बात और कह दूं, अभी जो कि बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, क्या बेरोजगारी कांग्रेस के समय में इससे कम थी? तो जब कांग्रेस के समय में बेरोजगारी थी, कांग्रेस के समय में गरीबी थी, तो क्या कांग्रेस को भी देश की जनता ऐसे उखाड़ के फेंक देती? विपक्ष ये कहने लगता है। ये किस तरह की परंपरा सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं? जब अभी इजराइल में और फिलिस्तीन में चल रहा था, इस देश में डेमोक्रेटिक राइट चल रहे थे, आंदोलन, लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो रहे थे। इस देश का विपक्ष फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ था। इस देश का विपक्ष अब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कहाँ है? सबका मुंह बंद, ताला लग गया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जितने लोग हैं वो दलित हैं या ओबीसी हैं। तो दलित और ओबीसी जो बांग्लादेश में रहते हैं, उसके लिए किसी भारतीय विपक्ष के राजनेता के मुंह से कुछ नहीं निकला।